हम कैप्टन रमन सिंह के दफ्तर से निकलकर हवालदार लखमीर की तरफ बढ़े तो ध्यान सिंह ने मसरूर लहजे में मेरी कारगुजारी की दाद दी। मैंने फाटक पर पहुंचकर अपने काफिले की पहली जीप में सवार अपने साथियों को हाथ के इशारे से गाड़ी से उतरकर पैदल आगे जाने का हुक्म दिया और अपने रजिस्टर समेत लखमीर के पास जा खड़ा हुआ। अगले 20-25 मिनट अफरादी कुव्वत की हाजिरी लगाने में सर्फ हुए। मजदूर एक एक करके बैरियर के पास तैनात सिपाहियों को तलाशी देते और फिर लखमीर के पास पहुंचकर अपना नाम बताते और वो फहरिस्त में उसका नाम तलाश करके टिक का निशान लगा देता। साथ ही मैं भी अपने रजिस्टर में मजदूर का नाम निशानजद कर देता। वो सब मजदूर बैरियर से कोई 50-60 गज आगे जाकर सड़क किनारे खड़े होते जा रहे थे। ये बेजारकुन कार्रवाई चारों ड्राइवरों की तलाशी और हाजिरी के साथ मुकम्मल हुई। उसके बाद ध्यान सिंह हम पांचों को साथ लिए वापस गाड़ियों के पास पहुंचा और हमारा छोटा सा काफिला बैरियर के पास पहुंचा, जो इस दौरान में खोला जा चुका था। इस तमाम कार्रवाई के दौरान में सिक्योरिटी का अमला खासा चाको चौबंद था। ताहम मुझे भांप कर इत्मीनान और खुशी हुई कि उन्होंने ध्यान सिंह की गाड़ी हत्ता के ट्रकों और जीपों की भी तलाशी नहीं ली। बैरियर पार करने के बाद हमारी गाड़ी सड़क किनारे खड़े हमारे मजदूरों के पास पहुंची। ताहम ध्यान सिंह ने गाड़ी उनके पास रोकने की बजाय हाथ के इशारे से उन्हें ट्रकों और जीपों में अपने पीछे आने का हुक्म देने पर इक्तिफा किया। इस दौरान में मेरी नजरें गिरदोनिवाह का बगौर जायजा ले रही थीं। मुझे सड़क के दोनों तरफ ऐसे ज़रई क़तात दिखाई दे रहे थे जो शायद चंद माह पहले तक ज़ेरे काश्त रह चुके होंगे। अपने महदूद इल्म के बावजूद मैं ज़मीन की साख्त से उसके बेहद जरखेज होने का तो अंदाज़ा लगा ही सकता था। साफ लग रहा था कि मीलों पर मुहित ये ज़रई अराजी भारत सरकार और उसके महकमा दिफा ने हाल ही में काश्तकारों से खरीदी या कब्जे में की है ताकि एयरबेस को तौसी दी जा सके। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही एक फैसले पर पहुंचकर मैंने ध्यान सिंह को मुखातिब किया और बज़ाहिर सरसरी से लहजे में कहा, यार मैं तो समझा था कि ये एयरबेस पठानकोट एयरपोर्ट से ही मुंसलिक होगा, मगर हम तो बहुत आगे आ गए हैं। लगता है बिल्कुल नया एयरबेस बना रहे हैं ये लोग। मेरी बात सुनकर ध्यान सिंह ने नफी में सर हिलाया और बोला, ये एयरबेस भी अब एयरपोर्ट से ही जुड़ा हुआ है। बस ये है कि एयरबेस का ये नया हिस्सा पहले वाले हिस्से से जरा हटकर खास अंदाज में बनाया जा रहा है ताकि यहाँ मौजूद शेड्स पर हमला करने वाले जंगी जहाज़ों को आसमान से आसानी से देखा जा सके। पहले वाला हिस्सा तो दुश्मन जंगी जहाज़ों को पठानकोट एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचते ही सामने नजर आ जाता और वो वहां दिखाई देने वाले शेड पर आसानी से बमबारी करके तबाह कर सकते थे और पूरा एयरबेस तवील अरसे के लिए नाकारा हो जाता। ये नया हिस्सा इसी खतरे से बचने के लिए इस तरह बनाया जा रहा है कि यहाँ बनने वाले जंगी जहाज़ों के शेड आसानी से दुश्मन के जंगी जहाज़ों की नज़रों में न आ सके। मैंने सचमुच की उलझन के साथ कहा, वो तो ठीक है, मगर हम तो कोई मील भर आगे आ चुके और एक बड़ी सी नहर का पुल भी पार कराए हैं। मेरी बात सुनकर ध्यान सिंह ने खुशगवार लहजे में कहा, एयरबेस के पहले वाले यानी पुराने शेड वाले हिस्से और इस हिस्से में अच्छा खासा फासला है। पहले वाला हिस्सा तो पठानकोट एयरपोर्ट के रनवे के पार ही नहर के किनारे तक फैला हुआ है। एयरफोर्स के दफ्तर वगैरह भी साथ ही हैं, जबकि ये नया हिस्सा नहर के पार बनाया जा रहा है। यहाँ से उड़ने वाले सारे जंगी जहाज भी पठानकोट एयरपोर्ट का रनवे और उससे जुड़े अपने यानी एयरफोर्स के छोटे और तंग रनवे से ही उड़ेंगे। मैंने गोया उसकी फराहम करदा मालूमात में यकलख्त गहरी दिलचस्पी लेते हुए कहा, मैं समझ गया भैया, मगर इन दोनों हिस्सों के दरमियान में अच्छी खासी बड़ी नहर हायल है। हमारे जंगी जहाज, ध्यान सिंह ने मेरी बात काटते हुए पुरएतमाद लहजे में कहा, दरमियान में नहर है तो क्या भैया, उस नहर पर एयरबेस के दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ने वाले 2 बड़े और एक छोटा पुल पहले ही बन चुके हैं। एयरबेस के इस हिस्से में बने शेड्स में मौजूद हमारे जंगी तैयारे वो पुल पार करके सिर्फ 1-2 मिनट में रनवे पर पहुंच जाएंगे। ये जंगी जहाज उड़ाने वाले पायलट जंगी हालात में इन तमाम शेड्स के साथ बने आरामदेह क्वार्टरों में जितने दिन चाहे ठहर सकते हैं। मैंने अपने लहजे में झूठ मूठ की सताइश भरते हुए कहा, बहुत खूब, इसका मतलब है पठानकोट एयरबेस को हर तरह के हालात में कारामद और चालू रखने के लिए भारत सरकार की तरफ से वाकई बहुत अच्छे हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। इस असना में मुझे सामने एक बहुत वसी अहाते की दाएं और बाएं तरफ ताहद्दे नजर फैली कोई 10 फुट बुलंद 4 दीवारी नजर आने लगी। ये सड़क अब उस 4 दीवारी में नस्ब एक बहुत बड़े आहनी फाटक की तरफ बढ़ रही थी, जो उस वक्त बंद दिखाई दे रहा था। अलबत्ता उसके दाएं पहलू में मौजूद मोटी सलाखों वाला दरवाजा खुला नजर आ रहा था और अब मैं वहां तैनात कोई निस्फ दर्जन मुसल्ला सिक्योरिटी एहलकारों का भी बखूबी जायजा ले सकता था। मैं इस दौरान में ये भी जायजा ले चुका था कि 4 दीवारी के ऊपर कोई खारदार तारें या कांच के टुकड़े वगैरह दिखाई नहीं दे रहे हैं।
हमारी गाड़ी बंद फाटक के करीब पहुंची तो सिक्योरिटी एहलकार मुस्तैद हो गए। ध्यान सिंह ने जैसे ही अपनी गाड़ी रोकी, एक भारी भरकम लेकिन कदरे पस्ता कद फौजी अफसर ड्राइविंग साइड वाली खिड़की के पास पहुंचा। उसके करीब पहुंचते ही ध्यान सिंह ने पुरजोश लहजे में नारा लगाया, सत श्री अकाल नवजोत पाजी, की आले मेरे लेफ्टिनेंट शेर का। लेफ्टिनेंट नवजोत सिंह ने उससे भी पुरजोश लहजे में जवाब दिया, सत श्री अकाल ध्यान सिंह जी, सब चंगाई जी। ये कहते हुए उसकी नजरें मेरा जायजा ले रही थीं। तभी ध्यान सिंह ने मेरा लगभग इन्हीं अल्फाज में तारुफ करवाया जो उसने बैरियर पर करवाया था। इस पर नवजोत सिंह ने पुरजोश लहजे में मुझसे सत श्री अकाल का तबादला किया। उसके बाद उसने ध्यान सिंह को मुखातिब करके धीमे लहजे में पूछा, वो लाया है ना ध्यान? ये सुनकर ध्यान सिंह ने उसकी तरफ देखकर दाईं आंख भींची और दबे दबे शरारती लहजे में कहा, लाया वहां यार जानी, माड़ी जी धीरज रख, वापसी विच। ये सुनकर नवजोत सिंह मुस्कुराया और हाँ में गर्दन हिलाते हुए पीछे हट गया। उसके साथ ही फाटक खुल गया। हम दोनों अंदर दाखिल हुए तो सामने एक बार फिर एक सड़क सीधी आगे बढ़ती नजर आई। ताहम अब सामने कोई 1.5-2 फरलांग आगे अचानक कोई 1 मील चौड़ाई पर फैला कुछ अजीबोगरीब सा जंगल नजर आने लगा। अजीबोगरीब इस लिहाज से कि वो था तो जंगल ही, मगर उसके तमाम दरख्त करीब करीब इंतहाई तरतीब से उगे हुए थे। उनकी ऊंचाई भी लगभग यकसां थी। हम मजीद करीब पहुंचे तो पता चला कि वो दरख्त अभी पूरी तरह परवान नहीं चढ़े और अभी तक शायद निस्फ बुलंदी तक पहुंचे हैं। ये अनोखा जंगल देखकर मैं अपने तजस्सुस पर काबू न रख सका। मैंने कहा, ये किस तरह का जंगल है ध्यान सिंह जी? मैंने तो इस तरह की कोई चीज पहले नहीं देखी। मेरी बात सुनकर ध्यान सिंह ने कैका लगाया और फिर कहा, तुम्हारा अचंबा गलत नहीं है मामा जी। ये पेड़ इस तरह लाइनों में इसलिए उगे नजर आ रहे हैं कि ये कोई कुदरती जंगल नहीं है मामा जी, बल्कि इसे एयरबेस के नए हिस्से के लिए खास तौर पर उगाया गया है। यूं समझो कि ये टाली, द्रेक और पलाई के दरख्तों का कई एकड़ पर फैला बाग है। मैं उसकी बात बखूबी समझ रहा था, मगर मैंने अनजान बनकर कहा, मगर दरख्तों के इस जंगल का यहाँ क्या काम ध्यान सिंह भांजे? आखिर इसे यहाँ क्यों उगाया गया है? मेरी बात सुनकर वो एक बार फिर हंसा और बोला, ये जंगल जंगी जहाजों के शेड छुपाने के लिए उगाया गया है मामा जी। हर शेड के 3 तरफ दरख्तों की बाड़ें होगी और हर शेड की छत पर घास उगाई जाएगी। इस तरह वो रात को क्या, दिन की रोशनी में भी मुश्किल से ही नजर आएंगे और दुश्मन के बमबार तैयारे उन्हें तबाह नहीं कर सकेंगे। ये सुनकर मुझे ताज्जुब और साथ ही शदीद तशवीश महसूस हुई। दुश्मन फौज ने इस बार कुछ ज्यादा ही जहानत से काम लिया है। फजा में बुलंदी पर उड़ते जंगी तैयारों से इन शेड्स को तबाह करना तो दरकनार, इनका पता लगाना भी आसान नहीं था। हुलवाड़ा एयरबेस तो इसके मुकाबले में लगभग खुला मैदान है। शायद इस एयरबेस की तामीर पर इस खुसूसी तवज्जो और एहतमाम की वजह यह हो कि ये एयरबेस पाकिस्तान की सरहदों के करीब है, मगर नहीं, ये एयरबेस इनके लिए इसलिए भी खास अहमियत रखता है कि ये चीन के खिलाफ फजाई हमले के लिए भी सबसे मौजू मकाम पर वाक़ है। इसी असना में हम इस मसनूई जंगल के काफ़ी करीब पहुंच चुके थे। तब मुझे वो सड़क दोराहा बनकर उस जंगल के दाएं और बाएं तरफ बढ़ती नजर आई। ध्यान सिंह ने गाड़ी बाएं तरफ जाने वाली सड़क पर मोड़ ली। वो हल्की फुल्की गपशप कर रहा था। मैं उसकी बातों में दिलचस्पी का नाटक करते हुए मुसलसल आसपास का जायजा ले रहा था। तभी मुझे सामने कोई 2 फरलांग के लगभग फासले पर जमीन एक मखसूस अंदाज में उभरी हुई नजर आई। मुझे समझने में मुश्किल पेश नहीं आई कि ये उसी बड़ी सी नहर की मुंडेर है जिसका पुल हमने कुछ देर पहले पार किया था। तभी मेरी नजरें बाईं तरफ उठी तो मुझे पहले बुलंदोबाला एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर दिखाई दिया और फिर रफ्ता रफ्ता मुख्तलिफ शक्लों और हजम की इमारतें नमूदार होती नजर आईं, जिनमें से बेशतर की रंगत सफ़ेदी माइल थी। जल्द ही वाजे हो गया कि वो पहले से मौजूद एयरबेस की तनसीबात हैं। मजीद आगे बढ़ने पर ऐन सामने कोई मील भर आगे एक बड़ी और चंद छोटी इमारतें नजर आईं। इन इमारतों की बनावट से मुझे ये जानने में कोई मुश्किल पेश न आई कि वो मुसाफिर जहाज़ों का मुस्तकर है जो यकीनन रनवे के दूसरी तरफ वाक़ है। अब नहर की मुंडेर बिल्कुल सामने नजर आ रही थी। लगभग फौरन ही मुझे बाईं तरफ दूर से एक सफ़ेद रंग की जीप उस मुंडेर पर तेजी से आगे बढ़ती नजर आई। इसका वाज़े मतलब ये था कि नहर की इस मुंडेर पर बाकायदा सड़क मौजूद है, जिसका मकसद यकीनन एयरपोर्ट और नए और पुराने एयरबेस की निगरानी का मौसर निज़ाम बरकरार रखना होगा। तभी ध्यान सिंह ने भी एयरफोर्स सिक्योरिटी की वो जीप देख ली। उसके साथ ही उसने अचानक मुंह ही मुंह में ठेठ सिक्खों वाली गंदी सी गाली बकी और फिर फिएट गाड़ी का गियर बदल कर रफ्तार तेज कर दी। उसके अंदाज से इस्तराब नुमाया था। मुझे उसकी कैफियत में ये अचानक तब्दीली कुछ समझ न आई। मैंने सादा से लहजे में पूछा, क्या हुआ ध्यान पाजी, सब ठीक तो है? ये सुनकर ध्यान सिंह ने एक और गंदी गाली उगली और जवाब देने के बजाय गाड़ी की रफ्तार मजीद तेज कर दी। लेकिन अगर वो एयरफोर्स सिक्योरिटी की जीप को पीछे छोड़कर आगे निकल जाना चाहता था
तो उसकी ये कोशिश कुछ ज़्यादा कारामद साबित नहीं हुई, क्योंकि शायद जीप ड्राइवर ने भी फिएट पर नज़र पड़ते ही रफ्तार बढ़ा दी थी और कोई फरलांग भर का फासला तय करते ही जीप हमारे मुतवाज़ी चलने लगी। ध्यान सिंह पर गोया हैजानी कैफियत तारी थी। वो इस दौरान में मुसलसल गालियां भी बके जा रहा था। उसके इस तरह के पेश नज़र अब मेरे लिए सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा मुश्किल नहीं था। तभी हमें एयरफोर्स की जीप की तरफ से हॉल्ट की गूंजदार और बुलंद ललकार सुनाई दी। उसके साथ ही जीप पर लगी इमरजेंसी लाइट्स रोशन होकर घूमने लगी और सायरन भी चीखने लगा। अब जीप हमारे साथ साथ आगे बढ़ रही थी। ये नासाजगार सूरत हाल देखकर ध्यान सिंह ने गुस्से से दांत पीसते हुए गाड़ी के गियर उतारते हुए बतदरीज रफ्तार कम कर दी और बिलाखिर ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी। तभी एयरफोर्स सिक्योरिटी फोर्स की जीप की तरफ से मेगाफोन पर लगभग डांटते हुए अंग्रेजी में हुक्म दिया गया, गाड़ी से उतरो और हमारी तरफ आओ, जल्दी करो। मैंने मामले की नौयत समझने के लिए ध्यान सिंह की तरफ देखा तो उसकी आंखों में खून उतरा नजर आया। उसने इतनी सख्ती से मुंह भींच रखा था कि जबड़ों की हड्डियां नुमाया नजर आ रही थीं। फिर उसने खरखराती सी आवाज में कहा, उतरो भाया जी, पेशी हो गई हमारी। उसके साथ ही उसने एक बार फिर सिक्योरिटी वालों को निहायत गलीज अलकाब से नवाजा और हमारी तलबी को उनकी माँ से मंसूब किया। मैं उसके तेवर देख कर भांप गया कि उससे कुछ पूछना बेसूद है, लिहाजा मैं उसकी पैरवी में गाड़ी से उतर आया। ध्यान सिंह ने गर्दन के इशारे से मुझे अपने पीछे आने की हिदायत की और फिर मेरे कदमों से एयरफोर्स सिक्योरिटी की जीप की तरफ बढ़ने लगा। मैं बादल नखास्ता उसके पीछे पीछे चलने लगा। अब मेरी नजरें सिक्योरिटी वालों की जीप पर जमी हुई थी। मैंने देखा कि गालिबन सार्जेंट रैंक का एक भारी भरकम बावर्दी अफसर जीप से उतर कर खड़ा हो गया। उसने हॉल्स्टर में पिस्तौल या रिवॉल्वर उड़स रखा था और वो अपने हाथों के अंगूठे बेल्ट में फंसाए अकड़ कर खड़ा था। उसके पहलू में एक कॉर्पोरल भी अटेंशन खड़ा था। उसने शाने पर L1A1 राइफल उठा रखी थी। मेरे देखते ही देखते सार्जेंट मुड़कर जीप के अंदर झुका। वो सीधा हुआ तो उसके हाथ में सफेद भोंपू वाला मेगाफोन नजर आया। उसने मेगाफोन का अकबी हिस्सा मुंह से लगाया। अगले ही लम्हे उसकी गरजदार ललकार फजा में गूंजी, क्या तुम दोनों नशे में हो? जल्दी कदम बढ़ाओ। सार्जेंट के लहजे में ऐसी हिकारत थी जैसे वो किसी जद्दी पुश्ती गुलाम बल्कि गलीज कीड़े मकोड़ों से मुखातिब हों। मुझे डर हुआ कि इतनी शदीद तौहीन पर ध्यान सिंह कहीं अपने गुस्से पर काबू न खो बैठे। उसकी तरफ से कोई जज्बाती हरकत मेरे लिए भी मुश्किलात खड़ी कर सकती थी। लिहाजा मैंने उसका बाजू थाम कर धीमे लहजे में कहा, ठंडा रह जवान, ये गुस्सा दिखाने का वक्त नहीं है। इन लोगों की खोपड़ी में शैतानी गुरूर भरा होता है। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि उसने जवाब में हाँ में सर को जुम्बिश दी। मैंने मौका गनीमत जानकर कहा, ये वर्दीपोश इस तरह आम शहरियों को जलील करके असल में अपनी अना को तस्कीन देते हैं। हमारे लिए बेहतर यही है कि हम अपनी गलती मान कर माफी मांग लें। पता नहीं मेरे आखिरी जुमले का मफहूम किस हद तक ध्यान सिंह तक पहुंचा था, क्योंकि जीप के काफी करीब पहुंचने की वजह से मैंने अपनी आवाज बहुत धीमी कर ली थी। मैंने सरसरी नजरों से सार्जेंट के चेहरे का जायजा लिया। वो खा जाने वाली नजरों से हमें घूर रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। हम जैसे ही जीप के बिल्कुल करीब पहुंचे, सार्जेंट सवालात का कोड़ा लेकर बिला तवक्कुफ गुलाबी अंग्रेजी में हम पर बरस पड़ा। कौन हो तुम लोग? इस रोड पर गाड़ी लाने की जुर्रत कैसे की? तुम्हें पता नहीं कि यह ममनुआ इलाका है? उसका लहजा इतना अहानत आमेज था कि मुझे एक बार फिर खदशा हुआ कि ध्यान सिंह का दिमाग घूम जाएगा। लिहाजा मैंने यकलख्त मामला अपने हाथ में लेने का फैसला करते हुए सार्जेंट को मुखातिब करके हिंदी में इंतहाई आजिज़ाना लहजे में कहा, हमें माफ़ कर दें सरकार, बहुत बड़ी गलती हो गई। हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं। दरअसल लेफ्टिनेंट नवजोत सिंह जी ने हमें शेड नंबर 5 और 4 के कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर से मिलने का हुक्म। तभी सार्जेंट ने मेरी बात काटते हुए कहा, बकवास मत करो। तुम ठेकेदारों और मजदूरों में से किसी को भी इस तरफ आने की बिल्कुल इजाजत नहीं है, चाहे तुम्हारी माँ मर रही हो। वो शख्स मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा बदतमीज साबित हो रहा था। मुझे ध्यान सिंह की बजाय खुद सार्जेंट से बात करने के फैसले पर खुशी हुई। वो जो कुछ बक रहा था मुझे तैश दिलाने के लिए भी काफी था, मगर ध्यान सिंह के बरक्स मेरा मकसद बहुत बड़ा और अहम था, जिसे पूरा करने के लिए मैं बड़ी से बड़ी तौहीन बर्दाश्त करने के लिए तैयार था। लिहाजा मैंने पहले से भी ज्यादा लजाजत भरे लहजे में कहा, आपका गुस्सा बिल्कुल ठीक है सरकार, हमसे सचमुच बहुत भयानक गलती हो गई। असल में गलती मेरी है। मैंने शॉर्टकट रास्ते के लालच में गाड़ी इधर मोड़ने की सलाह दी थी। मैं समझ रहा था कि 2 मिनट की तो बात है, हम चुपके से निकल जाएंगे, मगर आप सरकार जी ने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया। मैंने अपनी तरफ से मिस्कीनी के मुजाहरे की हर मुमकिन कोशिश की थी, मगर सार्जेंट के तेवर बदस्तूर बिगड़े हुए थे। उसने मेरी बात मुकम्मल होते ही गुस्सीले लहजे में कहा, मगर तुम मेरे रोकने के बावजूद गाड़ी भगा ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तुम लोगों ने जो हरकत की है उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। मैं बेस कमांडर को तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा, वो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे तो तुम लोगों को मजा आएगा।
मुझे लगा कि उसके लहजे में पहले जैसी गर्मी नहीं है। मेरी मिन्नत समाजत और आहो बुका ने कुछ न कुछ असर तो जरूर किया था। लिहाजा मैंने अपने लहजे में रंजो अलम की मिकदार दुगनी करते हुए कहा, भगवान के लिए ऐसी सजा न दें सरकार। 100-125 मजदूरों के घरों में फाके पड़ जाएंगे। हमें कोई और सख्त से सख्त सजा दे दें, हम भुगतने के लिए तैयार हैं। हम सरकार की आल औलाद को दुआएं देंगे। ये कहते हुए मैं बाकायदा रोने लगा। मैंने इस दौरान में अपने पहलू में बुत बनकर खड़े ध्यान सिंह को भी कोहनी से हल्का सा टहूका दिया। मेरा मकसद समझकर वो भी झूठ मूठ का रोना पीटना करने लगा। ये अलग बात है कि उसका नाटक मेरे मुकाबले में वाज़े तौर पर फुसफुसा था। तभी मेरे जहन में एक ख्याल आया और मैंने फौरन ही अपने शक की तस्दीक या तरदीद का इरादा कर लिया। मैंने इस हवाले से ध्यान सिंह को एतमाद में लेने की भी जरूरत महसूस न की। मामले का ये पहलू शायद उसकी सोच से बालातर है। वैसे भी मैं अपने बचाव की खातिर ही सही, दरअसल उसकी पैदा की हुई पेचीदगी सुलझाने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपना रोना पीटना छोड़कर सार्जेंट की तरफ नजरें उठाईं और आजिजाना लेकिन गहरे संजीदा लहजे में कहा, सरकार मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, इजाजत हो तो मैं आपके पास आ जाऊं। मेरी बात सुनकर सार्जेंट के चेहरे पर हैरानी के आसार उभरे। मेरा ऐसे लहजे में उसे मुखातिब करना उसके लिए गैर मुतवक्के रहा होगा। वो चंद लम्हों तक बगौर मेरे चेहरे का जायजा लेता रहा, फिर संजीदा लहजे में कहा, ठीक है आ जाओ ऊपर। सार्जेंट की हामी भरने पर मेरा दिल खुशी से धड़का। शायद बात बन जाए। मैं कई फुट चढ़ाई चढ़कर नहर के पुश्ते पर बनी सड़क पर जा पहुंचा। इस दौरान में सार्जेंट मुसलसल मेरा जायजा ले रहा था। मैं जैसे ही उसके करीब पहुंचा, उसने गंभीर लहजे में कहा, बोलो क्या कहना चाहते हो। मैंने एक नज़र उसके पहलू में खड़े कॉर्पोरल और दूसरी जीप ड्राइवर पर डाली और फिर उसी आजिज़ी से कहा, अगर थोड़ा एक तरफ होकर मेरी बात सुन ले तो मैं और भी आभारी हूँगा। उसने महज लम्हा भर सोचा और फिर हाँ में गर्दन हिलाकर जीप से चंद कदम दूर हट गया। मैं इस दौरान में उसके सीने से लगे बैज से उसका नाम पढ़ चुका था। मैंने उसके करीब पहुंचकर मुअद्दबाना मगर राज़दाराना लहजे में कहा, सार्जेंट गोपाल वर्मा जी, ये ध्यान सिंह लेबर कॉन्ट्रैक्टर और मैं इसका लेबर सुपरवाइजर शमशेर कपूर हूँ। ये बिल्कुल बुद्धू सरदार है। सब जानते हैं इन सिखड़ों में अक्ल की कमी होती है, मगर अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। इसने वाकई बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है और सख्त से सख्त सज़ा का हकदार है, मगर इसे ठेके से फारिग करवाने की सज़ा न दें। इस सज़ा से बेशक इसे माली नुकसान पहुंचेगा, मगर हमारे एयरबेस का काम भी सुस्त पड़ जाएगा। साथ ही साथ 9-10 दर्जन मजदूर भी बेरोजगार हो जाएंगे। मेरे क़यास के मुताबिक मेरी मंतकी दलील के साथ मेरे मौसर लहजे ने भी सार्जेंट पर काम दिखाया होगा। उसने संजीदा लहजे में कहा, तो फिर तुम्हारे ख्याल में ऐसी कौन सी सज़ा दी जाए कि ये सबक सीख ले और आइंदा ऐसी हरकत न करे। मैंने उसी राज़दाराना लहजे में कहा, मेरी माने तो इस पर 500 रुपये जुर्माना लगाकर केस यहीं ख़त्म कर दें। मेरे पास इसकी दी हुई रकम मौजूद है, मैं अभी आपके हवाले कर देता हूँ। 500 रुपये गंवा कर इसे हमेशा के लिए अक्ल आ जाएगी। मैंने देखा मेरी बात सुनते ही सार्जेंट की आंखें फरते लालच से चमक उठी। जाहिर है बगैर मांगे इतनी मोटी रकम हाथ आने का इम्कान उसकी राल टपकाने के लिए काफ़ी होगा। मैंने लोहा गर्म देख कर फैसला कुन ज़रब लगाने का फैसला किया। कहा, मुझे अपने गले लगने की इजाज़त दें सरकार, मैं नोट आपकी जेब में डाल दूंगा, अपने स्टाफ से निमटना आपका मसला है। मेरी बात सुनकर सार्जेंट के लबों पर शैतानी मुस्कुराहट उभरी। उसने हाँ में गर्दन को खफीफ सी जुम्बिश दी और फिर बुलंद आवाज में कहा, तुम ठीक कह रहे हो मिस्टर शमशेर, इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से एयरबेस पर कंस्ट्रक्शन का काम स्लो हो जाएगा। तुम बहुत समझदार आदमी हो, चलो तुम्हारी सिफारिश पर मैं ये गलती माफ करता हूँ। ये सुनते ही मैं गोया जज्बात से बेकाबू होकर बेसाख्ता सार्जेंट से लिपट गया। मैंने कहा, आपका ये आभार मैं सारा जीवन याद रखूंगा सरकार। आपने मेहरबानी करके मुझे और मेरे साथियों को बेरोजगार होने से बचा लिया। इस दौरान में मेरा दायां हाथ मेरे लिबास की अंदरूनी जेब में रेंग चुका था, जहां मेरे अंदाजे के मुताबिक 500 रुपये से कुछ ऊपर ही रकम मौजूद थी, मगर वो गिनती का मौका न था। लिहाजा मैंने तमाम नोट मुट्ठी में दबोचे और अगले ही सानिये वो मुट्ठी सार्जेंट गोपाल वर्मा की पतलून की जेब में खाली कर दी। फिर मैंने उससे जुदा होकर एहसानमंद होने का कुछ मजीद नाटक किया और सार्जेंट गोपाल वर्मा की तरफ से रुखसती का इशारा मिलने पर पुश्ते से उतरकर वापस ध्यान सिंह के पास पहुंचा। खुदा जाने ध्यान सिंह सूरत हाल में इस इनकलाबी तब्दीली की वजह किस हद तक समझ पाया था। मैंने उसके कानों में सरगोशी की, कहा, निकल चलो ध्यान सिंह भैया, बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई है। उसने जल्दी से हाँ में गर्दन हिलाई और फिर हम दोनों पलट कर अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़े। कोई निस्फ फासला तय करके मैंने पलट कर देखा, सार्जेंट गोपाल वर्मा जीप में बैठ चुका था। अलबत्ता उसकी नजरें अब भी हमारी तरफ जमी हुई थीं। मैंने दोनों हाथ सर से ऊपर उठाए और उन्हें आपस में जोड़कर एक बार फिर इजहार तशक्कुर किया। उसने हाथ हिलाकर जवाब दिया। उसके साथ ही जीप एक बार फिर आगे बढ़ने लगी। मैं ध्यान सिंह की तरफ मुड़ा तो उसने सताइश और खुशी से लबरेज लहजे में कहा, तुमने तो चमत्कार कर दिखाया भैया। ये दाव मैं भी जानता हूँ, मगर इसे इतनी महारत से आजमाने का तो मैं भी सोच नहीं सकता।
कल जब नासिर ने मुझे तुमसे मिलाया था तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो इतने कमाल का कलाकार मुझे सौंप रहा है। मैंने सादा लहजे में कहा, मैंने बस किस्मत आजमाई की थी ध्यान सिंह भैया, ऊपर वाले ने मेहरबानी कर दी। सच्ची बात यह है कि मुझे भी अंदाजा नहीं था कि इतनी आसानी से काम बन जाएगा।